हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की दिवाली की छुट्टियां बहुत बढ़िया रही होगी। और अब दोस्तों हम लोग आज फिर से मिले हैं और बातचीत कर रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 की बातचीत कर रहे हैं अपन। सो चैप्टर नंबर 11 किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? सो चैप्टर नंबर 11 वी आर टॉकिंग अबाउट prospective financial information and other assurance services. So let us guys first understand what is prospective financial information. देखो, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स जो है वो प्रोफोर्मा और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग फिर बाद में बात करेंगे। पहले अपन समझते हैं व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसके बारे में बातचीत अपन करते हैं। सो बच्चों, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जब चर्चा करते हैं तो क्या होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? देखो, एकदम सिंपल है कि जो फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव मतलब आने वाले समय में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, बराबर, उसको जो प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट जो अपन बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सी क्या होता है ना, कभी कभी जैसे अपन देखते हैं कि यहाँ पे लिखता हूं मैं आपके लिए, चैप्टर अपना कौन सा है? चैप्टर 11। सो इधर जो अपन बात कर रहे हैं, सो इसके अंदर फर्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब हम लोग बता रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने, बराबर है, वो फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन। सो एग्जाम्पल जैसे अपन बात करते हैं कि अपन जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बराबर है। सो कभी कभी क्या होता है, अपने को बैंक्स को बताना पड़ता है कि हमारा फ्यूचर में बिजनेस कैसे होने वाला है, तो उसके हिसाब से वो आपको फंडिंग करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसके लिए लगते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर व्हाट? स्टार्टअप्स, ठीक है ना। तो स्टार्टअप्स जब ये बिजनेस अपना स्टार्ट करने वाले होते हैं तो इनका बिजनेस कैसे होने वाला है, क्या हो सकता है इनके बिजनेस में, इसके बारे में जानकारी चाहिए ना। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन जो होती है, बराबर, बेस्ड ऑन सम assumptions, बेस्ड ऑन सम डेटा, बेस्ड ऑन सम फोरकास्ट, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपन बोलते हैं एज व्हाट? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे अपने पास एसएई, इस चैप्टर में जो पहला स्टैंडर्ड अपन सीख रहे हैं, तो इस चैप्टर में अपन बात कर रहे हैं एसएई 3400 की, जो अपने को बोलता है कि जब मैनेजमेंट ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाएगी तो आपने इस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन कैसे करना है, बराबर के नहीं। सो एग्जामिनेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आप कैसे करोगे, इसके बारे में ये अपना जो स्टैंडर्ड है एसएई 3400 ये बात करता है। आई बात समझ में? सो बेसिकली राइट नाउ 3400 क्या होता है, कंपनी का मैनेजमेंट एक क्या करता है, फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है आपके फाइनेंसेस को लेके। अब वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से बनी है या नहीं बनी है, उसको लेके जो आपने अजम्पशंस जो यूज करे हैं, जो फोरकास्ट करने के लिए जो डेटा आपने यूज किया है, वो बराबर है या नहीं है, उसको एग्जामाइन करके आपने रिपोर्ट देना है। तो ये एग्जामिनेशन कैसे करना है, बराबर किस तरीके से करना है, इसके लिए जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है, इट इज गिवन अंडर एसएई 3400 स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3400। समझ में आया आपको? यस। तो ये तीन समझो, पहला स्टैंडर्ड जो है 3400, इसके बारे में बात। सो क्या क्या कहता है यहाँ पे? फ्यूचर ओरिएंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जनरली कॉल्ड एज व्हाट? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फ्यूचर ओरिएंटेड। और ये मैंने आपसे कहा ना कि जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स require this information required to obtain funding,
बराबर है। फिर उसके बाद अपन क्या देखते हैं कि अगर आईपीओ के लिए, बराबर, पब्लिक ऑफर के लिए आपको आप फंड मांग रहे हो आईपीओ या एफपीओ के लिए, बराबर। सो आईपीओ फॉर आईपीओ और एफपीओ या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आपको सिक्योर करने हैं, तो आपका बिजनेस कैसे क्या होगा। तो ऐसे चीजों के लिए आप समझिए आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी होगी, आपका बिजनेस कैसा होगा फ्यूचर में, इसके लिए हम लोग को जानकारी लगती है। सो अब क्या होता है, आप समझिए यहाँ पे ये क्लाइंट है, इसकी ये रिक्वायरमेंट। तो क्लाइंट क्या करेगा, ये बैंक्स को या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, या तो ये जो जनरल जो अपने पब्लिक है, या तो इन्वेस्टर्स है, बराबर है, या ये जो कॉन्ट्रैक्टीज है, बराबर है। तो इनको ये क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन देगा। बट अब ये क्या हो गए, ये यूजर्स हो गए ना। अब ये यूजर्स को चिंता है कि जो भी इस क्लाइंट ने जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है, ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो ये बनाया है, ये इन यूजर्स को देगा वो। बट क्या ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही तरीके से बना है या नहीं बना है, मतलब इसके अंदर जो आपने अजम्पशंस यूज करे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो आपने अजम्पशंस यूज करे हैं, जो आपने फोरकास्ट यूज किया है, जो उसके लिए जो आपने डेटा यूज किया वो सही है या नहीं है, ये उन्हें चिंता रहेगी ना। तो ऐसे केस में आपके पास, दैट इज यू द ऑडिटर, नॉट नेसेसरली द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आप क्या करोगे, आपके पास क्लाइंट आएगा, बराबर, बोलेगा भाई, क्लाइंट बोलेगा आपको ऑडिटर साहब प्लीज आप ये हमारी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप एग्जामाइन करो कि इसके अंदर जो हमने अजम्पशंस, फोरकास्ट, डेटा सब बराबर है या नहीं है, और उसके ऊपर आप क्या कीजिए, हमें एक रिपोर्ट दीजिए ताकि हम इन यूजर्स को ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे सके, और फिर वो लोग उनका जो डिसीजन है वो लेके हमारा काम हो जाए। समझ में आया। तो इसीलिए आपके पास क्लाइंट आएगा। आई क्या बात समझ में आप लोगों को, बोलो हाँ या ना। यस सर। सो ये बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं दोस्तों, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर बात है ये समझ में आई होगी। अपना काम का जो टास्क है वो आप फोकस कीजिए, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो फोकस कीजिए। तो आपके पास जब आप सीए बन जाओगे तो भाई आपके पास ये एक बिजनेस का एरिया है। आप जब ये पढ़ रहे हो ना तो आप ये समझिए कि आपके पास ऐसा एक क्लाइंट आएगा दोस्त, ठीक है ना, और वो क्लाइंट आएगा और आपको क्लाइंट बोलेगा कि यार हमने ना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, हमारे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई है कि आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल में हम हमारा बिजनेस कहां पे है वो देखते हैं, ऐसा ऐसा देखते हैं हम कहां पे पहुंचेगा हमारा बिजनेस। तो ये अजम्पशंस हमने यूज करे हैं, ऐसा किया वैसा किया है। तो हम पूछेंगे फिर मेरी क्या हेल्प चाहिए आपको, तो वो बोलेगा कि आप ये इसको एग्जामाइन कीजिए, बराबर, ताकि जो प्रोस्पेक्टिव यूजर्स है, बराबर, इनको हम लोग ये दे सके और वो लोग उनका डिसीजन ले सके। बट आप एक बार इसको चेक करके बताओ ना कि सब ये अजम्पशंस ये सब रियलिस्टिक है, तुम्हारा एक्सपर्ट नॉलेज यूज करके, तो ऐसा आपके पास एक क्लाइंट आ सकता है। समझे बात को। यस सर। सो इसके लिए SAE 3400 यहां पे आपको हेल्प करता है, ठीक है। सो दैट इज फ्यूचर ओरिएंटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर ओरिएंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। For example, the shareholders of X Limited has given a consent to the board of directors to plan and raise funds from prospective equity investors. बराबर। तो ये इक्विटी इन्वेस्टर्स की जब अपन बात करते हैं फंड्स को रेज करना है तो अपन क्या बोलते हैं इसमें अपन, अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ये बात हो रही है अबाउट व्हाट, आईपीओ या एफपीओ कि बाबा चलो फंड्स रेज करो, and have asked your firm, the CA firm, and have asked your firm
द CFO, ठीक है, टू रिपोर्ट ऑन दी, ध्यान से देखना, accuracy of the profit forecast and statement of financial position of the entity for the following 5 years so that it could be placed before the equity investors. कि जो भी हमने ये फोरकास्ट बनाया है, बराबर कि नहीं, ये जो भी हमने ये फोरकास्ट बनाया है, बराबर कि नहीं, ये फोरकास्ट क्या एक्यूरेट है, क्या एक्यूरेट मतलब 100% तो नहीं बोल सकते बट बराबर है क्या, ये अपने को चेक करके उसको अपडेट करना है. समझ में आया आप सबको? यस. So that is what is this topic it is about. Standard on assurance engagement. An assurance engagement may relate to subject matters other than examination of financial statements based on historical. In such type of assurance engagement, examination may relate to prospective financial information or providing information assurance regarding non-financial matters like internal control etc. वो अभी अपन देखेंगे. So इसके अंदर पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं SAE 3400, फिर 402 एंड 420 ये हम लोग बातचीत कर लेंगे, जो है प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करता है. सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग SAE 3400, द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. SAE 3400 प्रोवाइड गाइडेंस ऑन एंगेजमेंट टू एग्जामाइन एंड रिपोर्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन including examination of what? The best estimate and hypothetical assumptions. Examination of prospective financial information need not be necessarily performed by statutory auditor. So यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे अभी इधर अपने को SAE 3400 क्या बोलता है, इसका एग्जामिनेशन करना है और इसके ऊपर अपने को बेटा रिपोर्ट देना है, बराबर, ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अब जब आप पूछते हो कि सर एग्जामिनेशन में क्या करना है अपने को, एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, सो एग्जामिनेशन में दो बातें यहां पे लिख देते हैं. एग्जामिनेशन दो बातें करनी है अपने को. वो कौन सी दो बातें करनी है? एक तो जो उन्होंने अनुमान लगाया है, उनका जो बेस्ट एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट बराबर है कि नहीं, मतलब जो फोरकास्ट लगाते हैं, सेल्स फोरकास्ट किया होगा उन्होंने, बराबर है, एक्सपांशन कितना होगा, क्या उनका बिजनेस कितना ग्रो होगा, खर्चे कितने होंगे, वो उन्होंने एक बेस्ट एस्टिमेट लगाया होगा. उसी के साथ साथ दे हैव आल्सो मेड व्हाट, सम हाइपोथेटिकल अजम्पशंस. हाइपोथेटिकल अजम्पशंस. तो बेटा अपने को इन दो बातों को एग्जामाइन करना है कि वो एस्टिमेट बराबर है या नहीं है, और वो जो अजम्पशंस है उसके बारे में हम लोग को बातचीत करनी है. ठीक है, चलो व्हाट इज प्रोस्पेक्ट, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है. दिस पर्सन नीड नॉट बी परफॉर्म बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर. इट इज नीड नॉट नेसेसरली परफॉर्म बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर, ठीक है. नाउ व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अभी जो हमने बात करी, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन assumptions about events that may occur in the future and possible actions by the entity. फ्यूचर में क्या होने वाला है और जो होने वाला है उसके हिसाब से हमने क्या एक्शंस लेने. तो जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने उसके हिसाब से बनाया है उसको हम लोग बोलते हैं एज व्हाट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है बॉस? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, क्या कहेंगे अपन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन assumptions about future events. When we say assumptions about future events, एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख देता हूं, अपन बात कर रहे हैं अपना सेल्स कितना होगा,
वर्कफोर्स कितना होगा, न्यू प्रोडक्ट्स हम लोग कितने ऐड करेंगे, एटसेट्रा। उसके हिसाब से हम लोग ने अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया। उसी के साथ साथ सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं, एक्शंस टेकन बाय मैनेजमेंट। वो इवेंट्स को अचीव करने के लिए व्हाट एक्शंस हैव यू टेकन, इंक्रीज इन प्लांट कैपेसिटी, एक्सपांशन करेंगे हम लोग, या हम लोग रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू वर्कफोर्स। ये हम लोग क्या एक्शंस लेंगे, वो एस्टिमेट को, वो अजम्पशन को अबाउट फ्यूचर इवेंट को अचीव करने के लिए। और इनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, बेस्ड ऑन दिस वी विल प्रिपेयर व्हाट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझा क्या बात? इसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाएंगे, और इसको बोलेंगे अपन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझे? इसको बोलते हैं अपन क्या, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से अपन, है ना? यस। सो अब यहां से अपन बातचीत हो रही है किसके बारे में, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बाद चलिए, इट इज व्हाट वी से इज अ सब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्वियसली assumptions जो होंगे ये क्या होंगे, सब्जेक्टिव इन नेचर होंगे, इसीलिए इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी एक्सरसाइज व्हाट, प्रोफेशनल जजमेंट, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड द assumptions, द एक्शंस। मतलब जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, बराबर, जो सोचा और जो किया, ये क्या हुआ, assumption। मतलब आपने ये क्या, ये आपने सोचा, बराबर, और ये जो है ये क्या कहेंगे अपन, ये आपने किया। जो सोचा और जो आपने किया, उन दोनों में क्या होगा, फर्क होगा ना। और जो सोचते हो, जो करते हो, बराबर, वो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। सो एज एन ऑडिटर, सिंस इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, वी एक्सरसाइज व्हाट, कंसिडरेबल जजमेंट, बराबर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फोरकास्ट, प्रोजेक्शन, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फोरकास्ट मतलब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बराबर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड प्रोजेक्शन इज based on past data, बराबर। वी प्रोजेक्ट, बराबर, प्रोजेक्ट। फोरकास्ट मतलब अनुमान लगाना, बराबर, कि क्या होगा, बराबर। इट इज टू प्रिडिक्ट, टू प्रिडिक्ट दोनों सेम नहीं है। एक क्या बोलते हैं, फोरकास्ट करना मतलब प्रिडिक्ट करना कि क्या क्या हो सकता है। जैसे हम लोग सेल्स फोरकास्ट करते हैं, बराबर, कंसीडरिंग द इंडस्ट्री डिमांड, बराबर, तो कितना ये हो सकता है, द कंपटीशन, द नंबर ऑफ सेलर्स, तो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि कितना डिमांड हो सकता है करके। बट प्रोजेक्शन मतलब एक आपको क्या होता है, ये क्या करता है, अपन एक ट्रेंड के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, वो हम लोग देखते हैं। समझ में आया आपको? यस। सो व्हाट इज फोरकास्ट, ये थोड़ा और विस्तार में आपको समझाते हैं। इट इज व्हाट वी से इज द assumption as to future events which the management expects to take place. It is not based on the past, but हम लोग सोचते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, मैनेजमेंट को लगता है, and the actions management expect to take as of the date of information is prepared. Best estimate assumptions, an assumption that reflects anticipated experience with no provision for risk adverse deviation. In present market condition, supply availability, historical buying patterns, and seasonal trends, the CFO expects that the sales is to be increased by 5% over the next quarter. Therefore 5% increase in his financial forecast for the period. तो हम लोग ये क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या मार्केट बेसिस पे प्रेडिक्शंस, ऐसा लिख दो, प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन एस्टिमेट,
and this projections are usually based on what the past data, estimate or current market scenario, करंट मार्केट सिनेरियोस। तो ऐसे इसमें अपन क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में फोरकास्ट होता है, प्रोजेक्शन होता है। फोरकास्ट समझ में आ गया? यस। सो फटाफट एक बार जो ये एसई 3400 का अभी तक स्टैंडर्ड का मेन पार्ट शुरू हुआ नहीं है दोस्त। अभी तक अपन क्या कर रहे हैं, अभी तक अपन सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि बॉस व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, उसमें फोरकास्ट क्या आता है, और जब हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बराबर की एक साल का हम लोग फोरकास्ट बनाएंगे और आने वाले 5 साल का हम लोग प्रोजेक्शन बना देंगे। सो एक बार इसको जो है आप रीड कीजिए, इसको पूरा केयरफुली रीड कीजिए। कम ऑन, मस्त चल रहा है। चलो, सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ। सो अब फोरकास्ट समझने के बाद बारी आती है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोजेक्शन। पहले एक बार ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी ना तो आसान हो जाएगा। फोरकास्ट मतलब क्या बोला कि अजम्पशन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है, विच द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू टेक प्लेस, एंड उसके हिसाब से हम क्या एक्शंस लेंगे। नाउ व्हाट डज प्रोजेक्शन मींस? प्रोजेक्शन बोलता है वी हैव व्हाट हाइपोथेटिकल अजम्पशंस। हम लोग हाइपोथेटिकल अजम्पशंस लेते हैं अबाउट फ्यूचर इवेंट, अज्यूम करके चलते हैं कि अगर पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में भी वैसा वैसा होगा करके उसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बराबर। सो ये क्या हुआ? फोरकास्ट इज प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट वी से इज द एस्टिमेट बेस्ड ऑन व्हाट द करंट मार्केट सिनारियोस। प्रोजेक्शन मतलब क्या बोला? बेस्ड ऑन पास्ट डेटा वी प्रोजेक्ट, दैट इज ट्रेंड के हिसाब से अपन अज्यूम करते हैं कि वैसा होगा करके अबाउट फ्यूचर इवेंट्स विच आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। एस्टिमेट की जब बात करते हैं, फोरकास्ट की बात करते हैं, दे आर मोस्ट व्हाट लाइकली। क्या कहते हैं? दे आर मोस्ट लाइकली, बराबर। इट इज एंटिसिपेटेड एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है, मोस्ट लाइकली। बट हाइपोथेटिकल अजम्पशंस के बेसिस पे जरूरी नहीं है कि जैसा आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वैसा होगा। आप सोचोगे कि आपका 10 करोड़ का अगले साल प्रेडिक्ट कर रहे हो प्रॉफिट होगा, जरूरी नहीं होगा करके, राइट? Such as when some entities are in startup phase or are considering major change in the nature of operations, or a mixture of best estimate and hypothetical assumptions, whether it is imagined or suggested. मोर और लेस मतलब देखो क्या है, फोरकास्ट और प्रोजेक्शन में ऐसा एकदम देर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, ठीक है। दोनों का सेम लेवल है, बट एक क्या है, अपन जब फोरकास्ट करते हैं तो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, बराबर। और प्रोजेक्शन मतलब जो है अज्यूम करते हैं कि बेस्ड ऑन पास्ट डेटा अगर ऐसा ऐसा हुआ है तो वैसे वैसे भी होगा करके। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो क्लैरिटी मिलेगा। एक्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन when one or more hypothetical situation arises, such as creating a new product to meet the demand. As a result of assuming the possibility of different events occurring, financial projections typically serve as an outline of evaluating the desired outcomes for X Limited. So different events होंगे, उसके बेसिस पे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, इधर आते हैं। प्रोजेक्शन की बात करते हैं। प्रोजेक्शन मतलब अपन क्या कहते हैं, ध्यान से देखना।
फॉर एग्जाम्पल इफ वी लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, तो इस न्यू प्रोडक्ट को लेके मार्केट जो है कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। प्रोजेक्शंस जो हम लोग बात करते हैं, हम लोग 3 अलग अलग प्रोजेक्शंस देते हैं कि नया प्रोडक्ट जब आप मार्केट में लॉन्च करोगे तो मार्केट उस प्रोडक्ट को लेके ऑप्टिमिस्टिक रह सकता है या पेसिमिस्ट रह सकता है, और फिर उससे व्हाट इज द मोस्ट डिजायर्ड लाइकली आउटकम वो हम लोग देखते हैं। तो फ्यूचर में ऐसा होगा, प्रोजेक्शन फोरकास्ट में ऐसा होगा, फोरकास्ट वैसा होगा, इतना इतना हो सकता है ऐसे। बट प्रोजेक्शन मतलब हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, कि भाई आप समझिए बात को कि मार्केट में क्या हो सकता है कि अगर बेस्ट टू बेस्ट क्या होगा, ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट क्या होगा, ऑप्टिमिस्ट मतलब कि भाई पॉजिटिव है, पेसिमिस्ट मतलब नेगेटिव है, एंड मोस्ट लाइकली इज व्हाट दैट, मतलब कि इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए अच्छा बुरा कि बीच में क्या होगा उसकी अपन बात करते हैं। तो ये जब हम लोग अलग अलग सिचुएशंस देखते हैं तो उसको अपन कहते हैं क्या, प्रोजेक्शंस, अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स देना। ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, अगर बेस्ट टू बेस्ट हुआ तो, वर्स्ट टू वर्स्ट हुआ तो, बराबर, एंड उसके बीच में फिर डिसीजन लेते हैं हम लोग मोस्ट लाइकली का। बहुत बढ़िया। A company plans to raise funds from prospective equity investor and ask the firm of chartered accountants to examine the profit forecast. A company is in process of setting up new plant. It needs financial assistance from banks in terms of short-term loans or working capital finance. So you are required to prepare what profits and cash flow forecast for the next 7 years. So ये आप सबको यहाँ पे इसके लिए काम आता है। So finally after half an hour of प्रवचन, ठीक है, कि सर जी ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो बेसिक आपको समझ में आ गया है कि बॉस फ्यूचर ओरिएंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, और वो फ्यूचर ओरिएंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं फोरकास्ट, प्रोजेक्शन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और उसके बेसिस पे आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको उसको एग्जामाइन करना है कि जो हाइपोथेटिकल असम्पशंस, जो एस्टिमेट्स जो उन्होंने यूज किए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। ये सब्जेक्टिव होने की वजह से आपको आपका बेस्ट जजमेंट यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? यस। सो अब इतना डिस्कशन होने के बाद फाइनली वी टॉक अबाउट एसएई 3400। एंड आप बोलोगे कि सर बहुत बोला यार आपने, आज इतना सा एक पेज के लिए आपने इतना ज्ञान दे दिया, मतलब आप सर क्या कर क्या रहे हो। तो मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि जब ये थीम आपको समझ में आती है ना, तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग को आगे क्या काम करना है ये आपको तुरंत ही क्लिक हो जाएगा। देखो जैसे कि अभी स्कोप की बात करते हैं, तो क्या लिखा है इसके स्कोप के अंदर, क्या क्या लगता है आपको हम लोग ने क्या चेक करना चाहिए? इट्स वेरी सिंपल ना भाई, कि सर ये जो इसके एस्टिमेट्स है या हाइपोथेटिकल अजम्पशंस है, अपने को चेक करने का है कि वो बराबर है या नहीं। और ऐसे ही 3400 इसके लिए अपने को गाइडेंस देगा, खत्म। सही है ना, एकदम बेस्ट है एकदम। सो क्या कहता है, द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट इज टू एस्टैब्लिश standards and provide guidance on engagements to examine and report, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, on prospective financial information including examination procedures, कि कैसे आप एग्जामाइन करेंगे फॉर बेस्ट एस्टिमेट एंड हाइपोथेटिकल assumptions। क्लियर एकदम? यस। दिस एसएई डज नॉट अप्लाई to examination of prospective financial information expressed in जनरल और नरेटिव टर्म्स। बराबर है? जैसे कि जनरली जो हम लोग मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में, जो एनुअल रिपोर्ट में होता है, बराबर है, या कोई भी डॉक्यूमेंट में ऐसे ही जनरली जो प्रेजेंट किया गया, उसके लिए ये एंगेजमेंट नहीं है।
क्योंकि वो तो मैनेजमेंट जनरली बताता है कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग देयर बिजनेस टू बी इन फ्यूचर, हाउ दे आर थिंकिंग द बिजनेस विल टेक शेप। तो उसके लिए नहीं है, वो तो उन्होंने जनरल डाल दिया ना, जनरल टर्म्स में या नरेटिव टर्म्स में। जब ऐसे ही हम लोग मैनेजमेंट बोलता है ना, अब जैसे आप मान लो स्टेक होल्डर्स हो और आप हमें पूछते हो कि सर जी बताइए यार एसपीसी का फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है, ग्रोथ क्या लग रहा है आपको, तो अपन क्या बोलेंगे, भाई अपने को लग रहा है कि बढ़िया होगा करके, ऐसा वैसा। तो वो जनरल या नरेटिव टर्म्स में अगर होगा तो उसको एग्जामाइन करने के लिए ये स्टैंडर्ड नहीं है, वो तो तुम बोल रहे हो बोल दो। बट जब तुम स्पेसिफिकली कोई इंटेंडेड यूजर को उसको दे रहे हो, जैसे कि बैंकर्स को, इक्विटी इन्वेस्टर्स को, बराबर, कि उसके बेसिस पे आपको कुछ पैसा चाहिए, तो उसके लिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना है प्रोस्पेक्टिव, उसके लिए ये काम में आएगा। जनरल या नरेटिव टर्म्स में ऐसे ही बोलने के लिए बोला है, तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ओके, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस। Okay. In entity's annual report, though many of the procedures outlined herein may be suitable for such an examination, further the principles laid down in other standards issued by institute should be used by the auditors। ऐसे में जहां जहां पे भी यूज होता है वो ऐसे का दिमाग यूज करने का। उसके बाद यहां पे जो ऑडिटर बोला है, बराबर, डिस्क्राइबिंग सर्विसेज इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन is not intended to imply that the member performing such services need necessarily be statutory auditor of the entity's financial statement। जरूरी नहीं है कि ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। वो अपन ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए देखा था, उस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए क्या बोला था, उसके लिए जरूरी है कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, बराबर। तो इधर आप अपने लिए नोट कर लो, एज वॉज required in case of conducting audit of summary financial information। समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में चाहिए था, बट यहां पे जरूरी नहीं है कि वो कौन हो, आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सही है एकदम, तो स्कोप समझ में आया। तो इधर जो अपन बात कर रहे हैं, बराबर, ये इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं सर, एंड यही जो है ये स्कोप है, स्कोप ऑफ SAE 3400। डन। चलो, इतना पहले बेसिक ये जो है ये नोट कर लो, फिर मालिक अपन आगे बढ़ते हैं। दो मिनट में लिख लो इसको।
चलो हरी आप, लास्ट 1 मिनट, लिखो लिखो अच्छे से। चलो लास्ट 1 मिनट। चलो तो बढ़े क्या आगे। ओके, सो अब यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब सर ये अपना जो काम है, या अपना काम किस तरीके का है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। नेचर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। सो ये नेचर ऑफ अपना सर काम किस तरीके का है, ये ऐसे ही क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब क्या है। तो एक बात आप समझ लीजिए, एकदम सिंपल, कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बन रहा है वो फ्यूचरिस्टिक है। कैसा है वो फ्यूचरिस्टिक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, कि इसके लिए जो एस्टिमेट्स या अजम्पशंस, उसके लिए जो एविडेंस मिलने वाला है वो कंक्लूसिव नहीं होगा ना वो, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, एस्टिमेट। तो एविडेंस कैसा मिलेगा, और वो एविडेंस मिला भी तो भी वो कंक्लूसिव नहीं हो सकता। तो इसके लिए अपन क्या कहते हैं कि भले ही हम लोग इसके बारे में ऑडिट करेंगे, एग्जामाइन करेंगे, बराबर, बट बॉटम लाइन अपने को क्या ध्यान में रखना है कि वी कैनॉट गिव एन ओपिनियन दैट वाउचेस फॉर द, क्या बोलते हैं, अचीवमेंट ऑफ दोज रिजल्ट्स, बराबर। सो जो ओपिनियन जो हम लोग दे रहे, ओपिनियन, बराबर, एज टू whether results shown, बराबर, in the prospective financial information shown in prospective financial information, बराबर, will be achieved, will be achieved, cannot be expressed। ऐसा ओपिनियन हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग एग्जामाइन करके जरूर देंगे आप, बट वो जो रिजल्ट्स जो है वो आप अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। कैसे बोलूंगा ना मैं आपको कैसे बताऊं कि फ्यूचर में, ठीक है मैं एग्जामिनेशन कर रहा हूं, आपके असम्पशंस बराबर है, आपके एस्टिमेट्स जो आप कर रहे हो कि ठीक है उसके लिए डेटा रिलायबल है, बट हाउ कैन आई गिव अ गारंटी और एन अश्योरेंस कि हाँ भाई ये रिजल्ट्स अचीव हो सकते हैं, इट इज वेल विद इन रीच करके। सो आई कैन नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी अबाउट अचीवमेंट ऑफ दोस रिजल्ट्स। सो दैट इज द लेवल ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। हम लोग मॉडरेट अश्योरेंस देते हैं, बट उसमें गारंटी कहीं नहीं देते हैं कि भाई ये जो फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट्स है ये अचीव होंगे करके। सो नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन relates to events and action, barabar, events and actions that have not yet occurred, and also it states that it might not even occur, barabar, while evidence may be available to support the assumptions। हाँ आपके पास सबूत होगा, बराबर है, बराबर, but such evidence in itself, what evidence is future oriented and future is uncertain। who knows it better than a CA student, future में क्या होगा। so भाई, evidence in itself is what generally future oriented and speculative in nature, as distinct from the evidence available for historical financial information। Therefore,
opinion as to whether results shown in the prospective financial information will be achieved cannot be expressed. समझा? तो ये आपको एकदम बॉडी के अंदर जाना चाहिए कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जो आपको एविडेंस मिल रहा है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज की इट हैज नॉट येट ऑकर्ड नॉर इट विल ऑकर, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर एकदम? यस। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? Whose responsibility it is to prepare and present? So we all know management is responsible, including identification and disclosure, explaining the basis of forecast and underlying assumptions. सब कुछ बताना है उन्होंने कि मतलब अगर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रहे हैं प्रोस्पेक्टिव, तो इसका इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर, इसके अंदर आप बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड आपने जो अजम्पशंस लगाए हैं ये सब आपको उसके अंदर डिस्क्लोज करना है, एक्सप्लेन करना है, डिटेल्स देने हैं इसके बारे में। समझ में आया आपको? यस। रीड करो ये 2 पॉइंट। चलो, सो आगे बढ़ते हैं यहां से। कैन अ प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, कैन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट बी एसोसिएटेड विद द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ये हम लोग जब प्रोफेशनल एथिक्स बात करेंगे उसमें हम लोग जब शेड्यूल 2 पढ़ेंगे, क्लॉज 3 पढ़ेंगे, उसके अंदर और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। So traditionally the attest function performed by chartered accountants in practice relates to historical financial information. Recognizing the professional skill and competence of chartered accountants, variety of stakeholders like banks, financial institutions, and prospective investors intend to place greater reliance on reports of projected cash flows and profitability examined and signed by chartered accountants. तो yes, हम लोग उसको साइन रिपोर्ट कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट क्लॉज 3 सेकेंड शेड्यूल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, बराबर, ये क्या कहता है? स्टेट्स दैट a chartered accountant in practice will be deemed guilty of professional misconduct if he permits his name or his name of the firm used in connection with the estimate of earnings contingent upon the future transactions in a manner which may lead to believe that he vouches for the accuracy of the forecast. ये इंपॉर्टेंट है। तुम साइन करो, तुम उसमें बताओ कि हाँ भाई assumptions बराबर लग रहे हैं, एस्टिमेट सही है, बट उसके जो रिजल्ट्स है ना, ही बिलीव दैट ही वाउचेस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट, कि ये फ्यूचर इवेंट होएगा करके तेरा भाई बोल रहा है ये होगा, नहीं होगा तो नाम बदल देगा भाई, ऐसा नहीं होगा। सो आप जो है ना, आप क्या हो जाओगे? गिल्टी हो जाओगे इस चीज को लेके। सो अपन ने क्या बोला यहाँ पे? आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? आप फोरकास्ट के सारा कंटेंट जो है आप एग्जामाइन कर सकते हो और वो रिपोर्ट आप साइन भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें आप जब साइन करते हो तो आपने क्या बात ध्यान में रखनी है कि यू आर नॉट वाउचिंग फॉर व्हाट इट्स एक्यूरेसी। इसकी तो बना के रहोगे। यस,
ही डज नॉट वाउचेस व्हाट फॉर इट्स एक्यूरेसी। समझ में आया आपको? यस सर। द अबव क्लॉज डज नॉट प्रिक्लूड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम एसोसिएटिंग हिज नेम। साइन कर सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ही कैन पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन ऑल्सो, बराबर। ही कैन रिव्यू देम ऑल्सो, प्रोवाइडेड ही इंडिकेट्स दैट in his report the sources of information, source, basis of the forecast, major assumptions made in arriving, and he does not vouch for the accuracy of the forecast. तू बनाने में मदद कर, तू क्या कर, तू बनाने में मदद कर, तू उनको हेल्प कर, एग्जामाइन कर, रिव्यू कर, जो करने का है कर, उसमें तू डिटेल्स दे, तूने ये इंफॉर्मेशन कहां से ली, एक्सप्लेनेशन दे, assumptions के बारे में बता, तू सब कर भाई। बट इसके अंदर क्या बोलता है, यू कैन नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी। समझ में आया क्या आपको? यस। द सेम ऑल्सो अप्लाइज टू द प्रोजेक्शंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल अजम्पशंस, बराबर। सो विच आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस सो लॉन्ग एज ही वाउचेस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट मेड। वाउच करने का ही नहीं, मतलब तुम्हारा नेचर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट और तुम्हारा जो काम काज है, इसमें आपको समझ में आया कि क्या कर रहे हैं अपन, कि तुम बनाओ, तुम हेल्प करो, रिव्यू करो, एग्जामाइन करो, रिपोर्ट दो, साइन करो, बढ़िया एकदम। सोर्स बताओ कहां से इंफॉर्मेशन है, अजम्पशन बताओ, बट इसमें कहीं पे भी आपने ये नहीं बताना चाहिए कि आने वाले समय में ये जो हम लोग फोरकास्ट करके दे रहे ना, ये अचीव होगा करके, इसकी गारंटी हम लोग नहीं ले सकते। कैसा तू बैंक को बोलेगा, बता मेरे को, कि इसका 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा। एक स्टार्टअप है, उसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिया कि उसका भाई ये बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका ये फ्यूचर में बहुत चलेगा, अजम्पशन है, इट इज द नीड ऑफ द आवर, सब बताया, बट कैसा गारंटी दे सकता तू चलेगा करके, बराबर। अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया, इतने सालों बाद टाटा ने आईपीओ निकाला, अब तू कैसा गारंटी दे सकता है इन्वेस्टर को कि जिसके लिए वो पैसा मांग रहे हैं वो गारंटी है वैसा होगा करके? सवाल है क्या यार, समझेगा बात को? ऐसे ना। अभी आते हैं अपने मेन काम के ऊपर। अपन ने क्या करना चाहिए, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द मेंबर हु इज एग्जामिनिंग दिस। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको एग्जामिन कर रहा है ना, उसने क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं। क्या बेसिकली करेगा वो, स्टेप बाय स्टेप बेस्ट एस्टिमेट assumptions are not unreasonable. In case of hypothetical assumptions and assumptions are consistent, जो assumptions ले रहे हो आप। Prospective financial information prepared on the basis of those assumptions. They are properly presented and all material assumptions are disclosed. The prospective is prepared on consistent basis with historical financial statements using appropriate accounting principles. So it is a duty of the member in an engagement, he should obtain sufficient appropriate evidence regarding this. ठीक है, चलो इधर लिखता हूं नोट। शेड्यूल 2 क्लॉज 3 of Chartered Accountants Act 1949 states that chartered accountant is guilty if he vouches for accuracy of forecast
अभी इधर अपन बात कर रहे हैं ड्यूटीज ऑफ मेंबर, बराबर, जो क्या कर रहा है, हु इज एग्जामिनिंग दिस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले उसकी ड्यूटी क्या है कि भाई जो भी फर्स्ट एस्टिमेट है इज नॉट अनरीजनेबल, उसके बाद हाइपोथेटिकल assumptions और assumptions, मतलब हम लोग का प्रेजेंस जो है ये रीजन से हम लोग नेशनल लेवल पे जाएंगे, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएंगे, या अज्यूम कर रहे हैं हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे, हम लोग नया प्लांट हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये जो भी अजम्पशंस, हमारा प्रोडक्ट जो है वो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का होगा, मतलब अप्रिशिएटेड होगा, उसके हिसाब से हमारे सेल्स होंगे। तो ये सब जो आप अज्यूम कर रहे हो, बराबर के नहीं, तो ये सारे जो अजम्पशंस है, बराबर, ये क्या होने चाहिए, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, बराबर। ये जो है एस्टिमेट इज नॉट अनरीजनेबल एंड दिस इज व्हाट कंसिस्टेंट विथ द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आप अगर लोन पाने के लिए जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप जिस चीज के लिए जो अजम्पशंस कर रहे हो, वो अजम्पशंस आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए, बराबर। मतलब आप बोलोगे कि ईयर 1 में ऐसा है, ईयर 2 में वैसा है, ईयर 3 में वैसा है, तो वो अजम्पशंस का ऐसा अप डाउन नहीं होना चाहिए भाई। ये अजम्पशन जो चल रहा है ना, आप अज्यूम ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, समझा क्या। तो अजम्पशंस कैसे होने चाहिए, अजम्पशंस आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए, बराबर। तो ये बात हो गई। उसके बाद इन एस्टिमेट्स और इन हाइपोथेटिकल अजम्पशंस के बेसिस पे आपने चेक करना चाहिए कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी बननी चाहिए। बेस्ड ऑन दिस, बराबर, द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन is properly prepared based on, क्या बोलेंगे, based on the assumptions, ठीक है। सो हमने यहां पे इसके बेसिस पे ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना। ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपन ने बता दी। अब इस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू, बराबर, डिस्क्लोज, बराबर, ऑल दी assumptions, ऑल दी एस्टिमेट्स प्रॉपरली। सो नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं, ऑल मटेरियल assumptions, बराबर, आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। ठीक है, तो ये हो गया। एंड फिर दिस शुड बी ये तो हुआ। और एक लास्ट पॉइंट अपन ने क्या देखा था, कंसिस्टेंट विथ हिस्टोरिकल
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो। सो ये दो पॉइंट्स को नोट करो, ए और बी। चलो हरी आप। डन।
अरे यार, चलो shall we proceed from here now? चलो अभी फटाफट फटाफट अभी बेसिक ये हो गया समझ में। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेचर ऑफ अश्योरेंस रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया है। So prospective information relates to events and actions that have not yet occurred. Same point है, might not occur. While evidence may be available to support the assumptions on the prospective financial information, but the evidence is generally future oriented, therefore speculative in nature. Therefore, opinion as to whether results shown in the prospective financial information achieved cannot be expressed. तो ये हमने ऑलरेडी इधर क्या बात करते हैं? नेचर ऑफ अश्योरेंस रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, ये ऑलरेडी हमने बातचीत करी है, सेम टू सेम यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट? सो अगर आपको अभी कोई क्लाइंट आता है आपके पास और आपको बोलता है सीए साहब ये करके दे दीजिए यार, तो ऐसे केस में आप लोगों ने क्या करना चाहिए, इसके बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, सो आओ देखते हैं। क्लाइंट है, ये यहां पे ऑडिटर है, ये क्लाइंट आके बोल रहा है एग्जामाइन करो, आप बोलते हो मेरे को सोचने दे। सो आप क्या सोच रहे हो? ये बातें जो अभी यहां पे लिखी गई है वो बातें आप सोच रहे हो। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर थिंकिंग, कि आप इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है, इंटेंडेड यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्या इसको बैंक में देना है? क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए देना है, कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए? क्या इसको आईपीओ या एफपीओ के लिए आपको देना है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन? क्यों चाहिए थे? सोचने का अपन, बराबर। फिर ये इंफॉर्मेशन जनरल और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है क्या? जैसे आईपीओ एफपीओ के लिए ये जनरल है, बट बैंक या कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये लिमिटेड है, बराबर। फिर उसके बाद आप जो अजम्पशंस यूज कर, वेदर दे आर द बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल अजम्पशंस, किस बेसिस पे आप ये इंफॉर्मेशन बनाए? क्योंकि आपको पता है कि ये इंफॉर्मेशन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो आपके ये अजम्पशंस, मतलब ये बेस्ट एस्टिमेट है कि आपने जो सेल्स फोरकास्ट किया है, आपके सेल्स पर्सनल क्या बोल रहे हैं, बराबर। व्हाट इज देयर रिएक्शन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, उनका अनुमान क्या है, बराबर है। या आपने सर्वे किया है क्या? एस्टिमेट आप कैसे लगाओगे? एस्टिमेट आप एक्सपर्ट्स ने आपको कुछ बताया है, या आपने मार्केट का कुछ सर्वे किया है? क्या है? इज इट योर बेस्ट एस्टिमेट और इट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल अजम्पशन कि मेरे को ऐसा लग रहा है? समझ में आया? सो वेदर इट इज अ बेस्ट एस्टिमेट और वेदर इट इज अ हाइपोथेटिकल अजम्पशन। फिर what are the elements that are included in the information? मतलब whether it is the cash flows, whether it is the balance sheet or profit and loss, किसके बारे में आप फोरकास्ट दे रहे हो, बराबर है। and what is the period that has been covered by the information। तो ये जो है भाई 5 बातें ये आपने ध्यान में रखनी है। इसके बेसिस पे आपने डिसाइड करना है कि मतलब क्या ये सब अपन काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करना नहीं करना।
Further, the auditor should not accept or should withdraw from the engagement when the assumptions are clearly unrealistic, or when the auditor believes that the prospective information will be inappropriate for the intended use. बराबर, ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये जिस पर्पस के लिए आप बना रहे हो वो पर्पस आपका सॉल्व होने वाला नहीं है, तो आप इसको मत दो. बराबर है. The auditor should consider the extent to which the reliance on the entity's historical financial information is justified. Like in other engagements, it is necessary that the terms of engagement should be agreed with client by sending engagement letter. So, next point. Precautions, barabar, to be taken for acceptance of engagement. So what are the precautions that we have to take? तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे? इंटेंडेड यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन. यूज ऑफ इंफॉर्मेशन. डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल और लिमिटेड. इसके बाद जो assumptions या estimates है वो आपको देखना है. what is the nature of the assumptions or estimates, बराबर. the elements included and the period covered. ठीक है. if assumptions are unrealistic, should not accept. बराबर है. if prospective financial information is not suitable for intended use, should not accept. समझे? तो ये चीजों में आपने ध्यान में रखना है कि ऐसे केस में आपने उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है. सो दीज आर द डियर फ्रेंड्स प्रिकॉशंस दैट वी हैव टू टेक. और इसके लिए बाद ये प्रिकॉशंस अगर आपने देख लिए तो फिर आपने उसके बाद क्या करना है? एंगेजमेंट लेटर आपने बना देना है. क्लियर है एकदम बात? यस सर. अभी आगे बढ़ते हैं. अभी मेन पॉइंट एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स. अभी ये एकदम भारी है, मतलब कि क्या क्या एग्जामिनेशन. बहुत इजी है, स्टैंडर्ड. सो व्हाट आर द एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स? फर्स्ट
when determining the nature, timing and extent, the following matters should be considered. So आपको nature, timing and extent of examination procedure मतलब कितना कम चेक करना है या ज्यादा चेक करना. So what you have to do is you have to obtain the knowledge of the client, बराबर है, during the previous engagement, कि ये जो बिजनेस है इस बिजनेस का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है. क्योंकि समझो ना बात को, मतलब आपका क्लाइंट है कोई, वो रिसोर्ट बना रहा है, रिसोर्ट, और वो रिसोर्ट के बेसिस पे वो बोलता है कि ये देखो हॉलीडे सीजन होगा, फिर इसके हिसाब से हम लोग इतना इतना जो है सेल करेंगे, ऑक्यूपेंसी 70% होगी, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं हम लोग. लोकेशन जो है हिल स्टेशन साइड में, शिमला, मनाली, लोनावला, खंडाला, ऐसा एकदम मस्त, ऐसा कूर्ग, ऐसा उधर लोकेशन है. ऐसा प्रॉपर्टी विद एम्यूनिटीज हम लोग बनाएंगे. तो भाई उनके बिजनेस के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना. सो नॉलेज होना बहुत जरूरी है. फिर उसके बाद मैनेजमेंट्स कॉम्पिटेंस रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. क्या मैनेजमेंट को समझता है क्या कि वो अजम्पशंस जो ले रहा है वो 70% ऑक्यूपेंसी वो देख रहा है, बराबर, कि क्या अजम्पशंस मतलब अपन क्या देखते हैं यहाँ पे कि वो बोलेगा कि हम लोग ये रूम रेट चार्जेस रखेंगे, ऑक्यूपेंसी इतना होगा, बराबर है, हम लोग एम्यूनिटीज को क्या क्या चार्ज करेंगे. तो ये सारी बातें ये जो प्रिपेयर कर रहा है, तो क्या उसके लिए उसको वो कॉम्पिटेंस है क्या, नेसेसरी नॉलेज है क्या उसके पास, बराबर है. सो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे सो इधर अपन बात कर रहे हैं ऑडिटर्स नॉलेज, एंड यहाँ पे कॉम्पिटेंस ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट, बराबर. अपने को उनके बिजनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो व्यक्ति ये इंफॉर्मेशन बना रहा है उसको क्या इसके बारे में जानकारी है क्या. एंड उसके बाद यहाँ पे क्या गलतियां हो सकती है, लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, व्हाट मिसस्टेटमेंट्स कैन हैपन, बराबर. मिसस्टेटमेंट क्या हो सकता है, योर एस्टिमेट्स कैन बी रॉन्ग, एस्टिमेट्स गलत हो सकते हैं, अजम्पशंस आपके अनरियलिस्टिक हो सकते हैं, बराबर है. सो दिस विल रिजल्ट इनटू व्हाट, material misstatements, right? Then the extent to which the financial information is affected by management's judgment, बराबर, मैनेजमेंट का जजमेंट, बराबर. अगर मैनेजमेंट यहाँ पे बायस है, बराबर है, तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे अफेक्ट होंगे वो अपने को देखना पड़ेगा, बराबर है वो. सो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, जिसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, अपना जो एग्जामिनेशन का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है वो डिसाइड करेंगे. द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब आपको सप्लाई कौन कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन, कि इतना ऑक्यूपेंसी होगा, ये लोकेशन में टूरिज्म डेवलप होगा, ये वो रिसोर्ट वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं. तो ये सब आपको ज्ञान कौन देगा, बराबर. द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड बाय मैनेजमेंट, फिर उसका एडिक्वेसी, रिलायबिलिटी, बराबर, including the data derived from third parties, the stability of the entity's business and the engagement team's experience with the business and industry in which it operates, कि तुम्हें उस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी है क्या. सो ये आपको ध्यान में रखना है टू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स. सो फर्स्ट क्या बोलते हैं यहाँ पे अपन, ओके, सही है एकदम. सो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स में, कि यहां पे जो ये ऑडिटर है, इंगेजमेंट पार्टनर, इसको क्या होना चाहिए, इसको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए. साथ ही साथ जो आप बच्चे हो, एंगेजमेंट टीम,
सो आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, बराबर, विथ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। सो ये पहले आपको ध्यान में रखना, क्लियर है एकदम? यस। अब इसके बाद ये आपका यहां पे मैनेजमेंट। अब इसके बारे में क्या देखना है अपने में, इन भैया को कॉम्पिटेंस है क्या, इनको आता है क्या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, क्या इनके पास कॉम्पिटेंस है क्या? ठीक है। और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो ये मैनेजमेंट बना रहा है, इनको डेटा कहां से मिल रहा है, बराबर है? सो जो क्या बोलते हैं उनको, इन लोग को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां पे मिल रहा है, मैनेजमेंट को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बराबर, उसका एक्यूरेसी एंड रिलायंस ऑन डेटा, कि भाई इन्हें ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, बराबर है? सो ये अपने को देखने का है यहाँ पे, ठीक है। सो इन्हें ये इंफॉर्मेशन वगैरह कौन प्रोवाइड कर रहा है, बराबर। तो इतना सब जब हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है, इतनी ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो अब अपने को इधर दो बातें देखनी है। वो क्या है, एक नंबर वन कि इसमें, और हाँ, और एक पॉइंट अपन क्या बोलेंगे, इसके वजह से वो क्या बेसिस के बारे में बोला, बायस के बारे में बोला था। सो हाउ इट इज अफेक्टेड, द एक्सटेंट टू विच द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, extent to which financial information is affected based on management's judgment. सो मैनेजमेंट के जजमेंट के क्या बेसिस पे अफेक्ट हो सकता है, एंड इतना सब जानकारी लेने के बाद द लाइकलीहुड ऑफ मिस्टेक। likeliness of material mistake. सो ये हम लोग को समझेगा, ठीक है। चलो ये प्रिकॉशंस वाला भी लिख लीजिएगा, ये दो पॉइंट्स अभी लिख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे इस एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स को पहले पढ़ लेते हैं। कितने पॉइंट है, हाँ चलो ये खत्म कर लेते हैं पहले। सो इन परफॉर्मिंग दीज प्रोसीजर्स, source and reliability of evidence supporting the management's best estimate assumptions need to be assessed. Source and reliability of evidence about assumptions need to be assessed. Such evidence may be in variety of sources like budgets, debt agreements, industry publication, etc.
सो मैनेजमेंट के assumptions और बेस्ट एस्टिमेट ये बराबर है क्या नहीं, ये अपने को क्या करना है, वी हैव टू असेस दैट, वी हैव टू एग्जामिन दैट। व्हेन हाइपोथेटिकल assumptions आर यूज्ड, बराबर, मन मर्जी अपने हिसाब से, बराबर, all significant implications of such assumptions should be taken into consideration. For example, if sales are assumed to grow beyond entity's current plant capacity, the prospective financial information will need to include necessary investment in additional plant capacity or the cost of alternative means of meeting the anticipated sales such as subcontracting. अगर आप करंट सिनारियो से आप बोल रहे हो कि नहीं अपना बहुत होगा, तो उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने अल्टरनेटिव क्या खर्चा होगा वो आपने बताना है। It needs to be verified that hypothetical assumptions are consistent with the purpose of prospective financial information, that are no reason to believe that they are unrealistic. तुम्हारे पास तुमने प्लांट नया खरीदने का तुमने प्रोविजन नहीं रखा है, बराबर है, बट तुम बोल रहे हो हमारा सेल इतना होगा, कैसा अचीव करेगा वो सेल, अनरियलिस्टिक है, इट इज इम्पॉसिबल, तो वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम? यस, यस, खत्म हो गया स्टैंडर्ड, ये एग्जामिनेशन का ही मेन पार्ट है, बाकी इट्स डन। सो ये पहले लिख लो, फिर आगे के पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ओह, स्क्रीन फ्रीज हो गया था। एक सेकेंड ना, चलो। ये रहा, मैं जो वो लिख रहा था वो स्क्रीन फ्रीज हो गई थी अपनी। तो जो मैं लिख रहा था ये एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। ये हम लोग बात कर रहे थे कि एंगेजमेंट पार्टनर जो है उसको नॉलेज होना चाहिए, एंगेजमेंट टीम को एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री। जो मैनेजमेंट है उनका कॉम्पिटेंस अपने को देखना है, उन्हें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से अवेलेबल हो रही है, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, एक्सटेंट टू विच their judgment is affecting the financial information, and lastly उनका कॉम्पिटेंस। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये अपने को देखना, एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो ये पॉइंट्स के बारे में बच्चों हम लोग बातचीत कर रहे थे, राइट? फटाफट अभी आप लोग ये सी और डी पॉइंट लिख लीजिएगा, देन हम लोग आगे के तो प्रोसीजर्स हमने देख लिए। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, पहले एक बार आप क्या कर लो, इतना इसको नोट कर लो। चलो स्टार्ट।
चलो डन क्या बच्चों, हरी अप। चलो सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ वी टॉक अबाउट इज द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो अपना ऑडिट प्रोसीजर आपको समझ में आ गया कि एग्जामिनेशन करने के लिए ये एंगेजमेंट टीम का क्या देखना है अपने को, उनका एक्सपीरियंस देखना है, अपना नॉलेज देखना है, मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस देखना है, ये सारी बातें हमने देख ली। चलो सो अब बारी आती है अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की। व्हेन असेसिंग द प्रेजेंटेशन, ऊपर क्या कर रहा था हम लोग एविडेंस को असेस कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, असेसमेंट ऑफ व्हाट, एविडेंस, असेसमेंट ऑफ एविडेंस। अभी अपन बात कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ व्हाट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड द अंडरलाइंग assumptions, बराबर, in addition to specific requirements of the relevant statute, regulations as well as professional pronouncements, it needs to be considered whether number one, it is what, informative and not misleading। अभी ये सिंपल है। पहले हम लोग एविडेंस के बारे में देख रहे थे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को इवैल्यूएट करने के लिए क्या क्या बातें देखनी थी वो देखा। अब हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं किसका, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का। सो इंफॉर्मेटिव एंड नॉट मिसलीडिंग होना चाहिए प्रेजेंटेशन। द अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट, द अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी व्हाट, clearly disclosed in the notes to the prospective financial information. The assumptions are also adequately disclosed in the notes to the prospective financial information. It needs to be clear whether assumptions represent the best estimate or whether it is the hypothetical assumptions. When assumptions are made in the areas that are material and are subject to high degree of uncertainty, the uncertainty resulting in sensitivity of the results need to be disclosed as well. The date as of which the prospective financial information is prepared is to be disclosed. Management needs to confirm that the assumptions are appropriate as of this date, even though the underlying information may have been accumulated over the period of time. The basis of establishing the points in range is clearly indicated, and the range is not selected a biased or misleading manner when results shown in the prospective financial information are expressed in terms of range. The basis for establishing points in range is clearly indicated, that is the period, barabar. If there is a change in accounting policy, right, of the entity disclosed in the most recent historical financial statements, right, the reason for the change and the effect of such change should be adequately disclosed. So ये अपने को बातचीत कर रहे हैं किसके बारे में, when we are assessing the presentation and disclosure. So technically जो भी चीजें उस prospective financial information में आ रही है, all those information should be what, properly adequately presented and disclosed. ठीक है। सो चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समरी बनाते हैं। बात हो रही है अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या कह रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन यहां पे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट हो रही है, बराबर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट शुड बी व्हाट, सिंपल सी बात है, इट शुड बी व्हाट, नॉट मिसलीडिंग। जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, बराबर के नहीं, वो इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। सो इंफॉर्मेशन इट शुड बी व्हाट,
इंफॉर्मेटिव एंड नॉट मिसलीडिंग, वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन जो भी आप दोगे वो डिटेल्ड मैनर में होना चाहिए। व्हेन वी से इंफॉर्मेटिव, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इट शुड बी व्हाट? डिटेल्ड। आपने जो भी अजम्पशंस लगाए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, जो भी सोर्सेज ऑफ एविडेंस है, सब आपको डिटेल में देना है। इट शुड बी नॉट मिसलीडिंग। सेकेंड पॉइंट वो क्या कहता है, इसके अंदर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, बराबर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये भी क्या करना चाहिए अपन ने? इट शुड बी एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। और साथ ही साथ जब इस अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, बराबर है, सो इफ देर इज एनी चेंजेस, बराबर, इन सच अकाउंटिंग पॉलिसी, बराबर, तो अपन ने क्या करना चाहिए? द रीजन फॉर द चेंज एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंज, ये भी अपने को बताना है। सो अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर यहां पे चेंजेस है, राइट, सो चेंजेस में अपने को बताना है रीजन फॉर चेंज, रीजन फॉर चेंज एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंज। क्लियर एकदम? यस सर। सो ये बात अपने को यहां पे बतानी है। सो ये हो गए अपने 3 पॉइंट्स। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है कि आपने जो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई है, सो आपने ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई है, इसकी डेट जो है वो आपको बताना है। द डेट ऑन विच द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड शुड बी डिस्क्लोज्ड। मैनेजमेंट नीड्स टू कंफर्म, बराबर, ये डेट आपने तो बताना है, बट इसमें मैनेजमेंट नीड्स टू कंफर्म that assumptions made are appropriate as on that date। भले ही आपने वो इंफॉर्मेशन को बाद में उसको प्रिपेयर प्रेजेंट डिस्क्लोज किया है, बट जिस दिन आप ये इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करें, बनाए, उस डेट पे वो अजम्पशंस आपके अप्रोप्रिएट होने बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट अपना आ जाता है। ये कौन से पॉइंट्स हो गए अपने? ए, बी, सी, डी। अब उसके बाद अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अजम्पशंस भी इसके अंदर, ये जो अजम्पशंस है, बराबर है, इसमें अपन क्या कह रहे हैं? सेकेंड लास्ट पॉइंट, ये जो assumptions है, दिस assumptions should also be adequately disclosed। ये अपना ई पॉइंट हो गया। अब ये वाला पॉइंट आता है आखिरी में, समझते हैं इसको। प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग पॉलिसी, ये अपन ने अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ क्लब किया। फिर उसके बाद assumptions are adequately disclosed and the date on which the information the date which is disclosed, management needs to confirm that assumptions are appropriate as of this date even though the underlying information has been accumulated over a period of time। जिस दिन पे बनाया है तुमने, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुमने क्या किया है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, बट जिस दिन बना रहे हो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, उस दिन वो assumptions क्या होने चाहिए? अप्रोप्रिएट होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग पॉइंट्स इन रेंज इज क्लियरली इंडिकेटेड and the range is not selected in a biased or misleading manner when results shown in the prospective financial information are expressed in terms of what? range। रेंज मतलब क्या बोलते हैं सर अपन यहाँ पे? की पीरियड। अपन एक कुछ रेंज तक के लिए, एक पीरियड के लिए अपन ने ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपन ने बनाया।
सो ये जो पॉइंट्स आपने जो एस्टेब्लिश किए हैं कि किस किस समय पे क्या क्या होगा, बराबर, दैट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ईयर में ऐसा होगा, सेकेंड ईयर में ऐसा होगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब एक रेंज आप देते हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये चीजें अचीव करने वाले हैं। सो दो वो जो रेंज है, सो वो रेंज इट शुड नॉट बी सिलेक्टेड इन अ बायस्ड और मिसलीडिंग मैनर when results are shown in prospective information which is expressed in terms of what range। क्लियर है? सो ये अपने को चेक करना है इन रिगार्ड्स टू प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सो यहां पे हमने दो पॉइंट्स कौन से सीखे, एक अपने एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स, जब अपन कोई ऑडिट एविडेंस जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन गई है उसके बारे में, उसके अजम्पशंस, उसके एस्टिमेट्स हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो उसको कैसे चेक करना है उसके प्रोसीजर्स हमने देखे, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के प्रोसीजर्स अपन ने देखे। नाउ वंस दिस इज डन वी आर गोइंग टू रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट अपन पढ़ लेंगे फटाक से। पहले आप ये छोटू सा पार्ट जो है इसको नोट कर लो। चलो, इजी है एकदम। चलो, सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट में कौन से पॉइंट्स है, चलो बेसिक लेट्स रीड। टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंफो प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, बराबर है। सो उसके अंदर क्या क्या आ रहा है अपना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो फोरकास्ट, तो ये सब बातें आ रही है उसके अंदर। नाउ रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल टू द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आप इन्वेंट्री चेक करने वाले हो, इन्वेंट्री के बारे में, तो उसमें अपन ऐसे 501 यूज करेंगे। अगर आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हो तो 580 अपन यूज करेंगे। एक्सपर्ट्स की अगर आपने सहायता ली है तो ऐसे 620 आप लोग यूज करोगे, राइट। तो ऐसी कुछ बातें हो रही है। नाउ स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द prospective financial information. Now, when applicable, reference to the purpose and or restricted distribution of the prospective information, examination procedures that has been adopted by us, test basis, supporting assumptions. Then we talk about statement of negative assurance as to whether the assumptions provide a reasonable basis for prospective information। मतलब ऐसा कुछ हमारे नजर में नेगेटिव अश्योरेंस मतलब क्या, जो हमने लिमिटेड अश्योरेंस, क्योंकि ये मॉडरेट अश्योरेंस होता है ये। सो मॉडरेट अश्योरेंस हम लोग यहाँ पे देते हैं। सो जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ हमारे ध्यान में नहीं आया है कि जिसके वजह से हम ये कह सके कि ये अजम्पशंस गलत है करके। आई बात समझ में, वैसा यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ओपिनियन एज टू वेदर द प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। बट इसमें हम लोग, आपको पता है हमने पहले डिस्कस किया था, हम लोग क्या कहा था
कि हम ये नहीं बताएंगे कि ये रिजल्ट्स वाकई में एक्चुअल में अचीव होंगे करके, राइट? यस, अप्रोप्रिएट केवेट्स कंसर्निंग द अचीवेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस एंड सिग्नेचर। ठीक है, एक बार इसको रीड करो, क्विकली रीड करना है इसको, बाकी कुछ भी नहीं है। चलो, सच रिपोर्ट वुड, नाउ ओपिनियन की जब बात कर रहे हैं, आइए समझते हैं। सच a report would state whether based on the examination of the evidence supporting the assumptions anything has come to the attention which causes the belief that assumptions do not provide reasonable basis for the prospective financial information। ये जो मैंने कहा, ये हम लोग बात कर रहे हैं इन रिगार्ड्स टू व्हाट, नेगेटिव अश्योरेंस या नेगेटिव ओपिनियन, कि बॉस ऐसा हमारे सामने कुछ आया नहीं है कि जिससे हम कह सके कि दिस अश्योरेंस जो है इज नॉट प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल बेसिस, बराबर। एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज टू वेदर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द assumption and is presented in accordance with the relevant financial reporting framework। तो हमने क्या स्टेट करना है इस रिपोर्ट में, आपको समझ में आया कि हम ये कहेंगे कि जो assumptions है वो हमने एग्जामाइन किए हैं, बट इसमें हमें कुछ ऐसा सामने नहीं आया है कि जिससे हम लोग ये कहे कि ये जो assumptions है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस। एंड इसमें हम लोग कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से देखेंगे कि वो अजम्पशंस, वो एस्टिमेट्स के हिसाब से ये बराबर बना है। हम ये नहीं कहेंगे उसमें, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि ये जो फोरकास्टेड प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स है वो अचीव होंगे ही करके। स्टेट दैट एक्चुअल रिजल्ट्स, ये इधर बारी आई इसकी, स्टेट दैट द एक्चुअल रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन सिंस एंटिसिपेटेड इवेंट्स do not occur as expected and the variation could be material. Likewise, when the prospective financial information is expressed in a range कि over a period ये बनेगा, it would be stated that there can be no assurance that actual results will fall within that range। मतलब आप जब ये रेंज में देते हो, रेंज में अपन क्या कहते हैं, एक तो पीरियड बोल सकते हैं यहाँ पे, या तो अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, when basis of establishing points is in range, मतलब क्या है वो, ऐसा ऐसा कह लो, यहाँ पे पीरियड ना बोलते हुए अपन क्या कहेंगे, रेंज, मतलब कि भाई ये जो ग्रोथ है ये 10 से 20% तक का ग्रोथ होगा, बराबर। ये रेंज अपन दे रहे हैं 50 से 60%, इतना है जब अपन रेंज की बात करते हैं। तो वो रेंज में वो बायस या मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, और अगर वो रेंज है तो हम लोग कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि एक्चुअल रिजल्ट्स उसी रेंज में आएंगे करके।
ओके समझा रेंज का मतलब? In the case of projection, the prospective information has been prepared for the intended using set of assumptions that include the hypothetical assumptions about future events and that are not necessarily expected to occur. कहीं पे भी हमने ये नहीं बोला, देखो हम लोग चेक करेंगे और बताएंगे कि वो assumptions बराबर है, estimates बराबर है, उसके हिसाब से प्रिपेयर करा गया है, बट हम लोग ये दावा या ये गारंटी नहीं देंगे कि एक्चुअल रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे करके. ओके. Consequently, readers are cautioned, मतलब उनको सावधान किया गया है that prospective financial information should not be used for the purpose other than the above mentioned. When it is believed that the presentation and disclosure of prospective information is not adequate, तो हम लोग यहाँ पे क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देंगे कि प्रेजेंटेशन बराबर नहीं है करके, राइट? और वी शैल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. An example would be where financial information fails to disclose adequately the consequences of any assumptions which are highly sensitive. Example 1. When it is believed that, example 2, when it is believed that one or more assumptions do not provide reasonable basis for prospective financial prepared on the best estimates, or that one or more significant assumptions do not provide a reasonable basis for financial information, adverse opinion should be given out setting the reasons. Example 3, when examination is affected by conditions that preclude application of one or more procedures considered necessary, withdrawal from the engagement or disclaimer of opinion should be given. So ये 3 situations आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कब आप क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे या तो आप विड्रॉ करेंगे. रीड करेंगे, फिर मैं आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूंगा. सो लेट्स रॉक. प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नॉट एडिक्वेट, क्वालिफाइड, एडवर्स, डन. इफ इट इज फेल्ड, आपने assumptions के consequences भी आपने नहीं बताए, qualified, adverse. When it is believed that one or more assumptions they do not provide reasonable basis for on which it is prepared or the best estimate, they do not provide reasonable basis for the preparation of prospective financial information. मतलब ये assumptions जो आपने लगाए उसके बेसिस पे ये आपके prospective financial information सही नहीं है, बराबर? तो आप बोल रहे हो, वो रिसोर्ट वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, आप बोल रहे हो कि इतना इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, इतनी इतनी प्राइसेस हम लोग लगाएंगे, बट अगर इंडस्ट्री प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस उतना है ही नहीं, बराबर, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो फिर वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन ही नहीं सकती है. तो अगर वो अजम्पशंस वो सही नहीं है, वो रीजनेबल नहीं है, वो वैलिड नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इट इज नॉट वैलिड, ऐसा. सो क्या बोलते हैं? प्लांट कैपेसिटी, रेट्स, फिर उसके बाद सप्लाई चेन, ये एडिक्वेट नहीं है, बराबर. अगर ये नॉट रीजनेबल है जिसके बेसिस पे आपने ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है, तो भाई ये गलत है. सो यू गिव व्हाट? यू गिव अ एडवर्स ओपिनियन स्टेटिंग आउट द रीजंस कि भाई ये किस वजह से गलत है करके, ये अजम्पशंस इनअप्रोप्रिएट है. और प्रिक्लूड मतलब आपको काम करने से रोका गया है, तो जाहिर सी बात है हम लोग एक तो विड्रॉ करेंगे या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे. और ये पूरी पूरी बातें हम लोग क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट करेंगे. Matters which are important in providing evidence to support the report on examination of prospective financial information. Clear एकदम? या तो ये डॉक्यूमेंटेशन. सो इसी के साथ, सो सिंपल, वी हैव कंप्लीटेड विथ व्हाट?
SAE 3400, तो प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर मेन दो बातें हैं सर, वो कौन सी है? एग्जामिनेशन और दूसरा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, वो चेक करना है। बाकी जो है वो आपको समझ में आया। 2 घंटे हम लोग ने इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को दोस्तों डिस्कस किया है। आपको लगेगा कि सर हम लोग काफी स्लो जा रहे हैं, ये जरूरी है क्या? यस, एक ही बार पढ़ना है। SAE 3400 बॉडी के अंदर जाना बहुत जरूरी है। क्लियर है? आधा चैप्टर यहां पे खत्म हो चुका है। फिर अब हम लोग बात करेंगे SAE 3402 के बारे में, राइट? तो ये जो SAE है हम लोग कल के सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। और एक SAE है इसी के साथ साथ प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके। तो ये दोनों जो है ये हम लोग कल के सेशन में हम लोग फिनिश कर देंगे और कल ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट? सो आई होप आपको ये वाला स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड, बाय बाय।